हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है इसको हम लोग जो तीसरा वाला अनसॉल्व पेपर है उसका, ठीक ना, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का आपका प्रश्न नंबर देखिए इसमें कहाँ तक हो चुका था। सेट नंबर 3 हम करा रहे थे। सेट नंबर 3 में देखिए प्रश्न नंबर आपका 5, ये 5 का यहाँ तक हो चुका था, 5 के ख तक हो चुका था, ग वाला बताना है, ठीक है। तो वीडियो कुछ दिन से नहीं पढ़ पा रही थी, वीडियो में मतलब कुछ काम थे और काम को हम लोग अब मतलब पूरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन अब देखिए इसके आगे हम लोग वीडियो डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 5 का ग, प्रश्न नंबर 5 का ग यहाँ पर हम लिख लिए हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ग क्या कर रहा है। सामान्यतः नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है। पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनति की दशा में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख दर्शाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है सामान्यतः नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण करके उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। क्या की जाती है, उनकी चालकता को बढ़ाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर यहाँ पर आपको बनाना है। इस फिगर को आपको बना लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम बनाए आपका देखिए यहाँ पर फिगर। यहाँ पर देखिए फॉर्मल वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए फॉर्मल वोल्टेज है और ये फॉर्मल करंट है, ठीक ना। ये क्या है, फॉर्मल करंट है और ये फॉर्मल वोल्टेज। इधर जो दिख रहा है ये वोल्टेज है, इधर जो है करंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ए बी इस प्रकार से फिगर आपको बना लेना है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक और फिगर बनाना है रिवर्स वोल्टेज का। रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स करंट है, ठीक ना। ये रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है, एम ए लिखा हुआ है। भंजक वोल्ट इसको क्या बोलते हैं, भंजक वोल्टता बोलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो होता है ऐसे ऐसे मतलब ये विचलित हो गया है, ये सीधे जाना चाहिए था, इसको विचलित हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं भंजक वोल्टता। तो इसमें सिर्फ यही करना था और कुछ नहीं इसमें कहा है। तो इतना करने अगर आप लोग इसके मतलब इसी में के सेट का पहला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा, सारी वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में और वन शॉट वीडियो भी मिलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग का अथवा वाला एक पूछा है। स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। स्व प्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व की मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए चोक कुंडली, एक कुंडली का नाम है चोक कुंडली होती है, ठीक ना। उसको उदाहरण के लिए उसको लिया गया है। और हाँ देखिए अगर आप लोग पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि 100 रुपये के लिए आप पीछे मत हटिए। जैसे आप लोग हर जगह पेमेंट करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक बार आप लोग 100 रुपये दे करके सारी पीडीएफ खरीद लीजिए। 3-3 साल के 4-4 साल के पीडीएफ में दे दूंगा आपको और उससे पढ़ करके आप 70 से 80% नंबर सिर्फ अंसाल पेपर से उठा सकते हैं, ठीक है। अगर विश्वास नहीं तो एक बार लेकर देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है पूरा। देखिए आपको इस प्रकार से हल सहित मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या है, जब कुंडलियों को आसपास उनमें जब कुंडलियों को आसपास उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या, जब कुंडलियों को आसपास उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक नहीं। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इन दोनों का मात्रक हेनरी होता है, इसे यच से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व के मात्रक लिखिए। तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 का घ है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन एवं अवशोषण वर्णक्रम कब प्राप्त होता है।
हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हो गया रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सेट 2 में 346 जो कोड है 346 FT का प्रश्न नंबर 8 देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आपको दिखा दूं सेट नंबर 2 में देखिए प्रश्न नंबर 8 है। पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत पहला उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। ठीक ना, सेम क्वेश्चन पूछा है, उत्सर्जन अवशोषण भी इसमें पूछा है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सारा हम आपको इस तरीके से दिखा दे रहे हैं कि आपका जल्दी से नोट्स बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट्स बन जाएगा और मैं जल्दी से ये वीडियो भी बना लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने हम दिखा रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक रोक करके। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज है, इसमें नेक्स्ट पेज ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम है और नीचे जो है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। तो ये सब आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए आगे आपका प्रश्न नंबर 5 का अंगा वाला दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दे ब्रॉगली तरंगे, जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटॉन आदि गतिमान होते हैं, जब कोई द्रव्य कण जैसे कौन इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटॉन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के कोई कण गतिमान होते हैं तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। तो वे क्या करते हैं, तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक ना, डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक ना, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हल है। इसको देखिए हम हल करेंगे। जो ऊपर यहाँ पर दिया, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपका 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए के बराबर आपका क्या दिया है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या दिया आपका 6.7 × 10⁻21 जूल दिया है। लैम्डा का मान तरंग दैर्घ्य निकालना है, लैम्डा बराबर निकालना है। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, लैम्डा बराबर, ये सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। जैसे हम आपको दिखा दें यहाँ पर सेट नंबर 1 का, देखिए ये पहला क्वेश्चन ही है। कहाँ गया सेट नंबर 1, देखिए ये सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई ऊर्जा के कण का लुईस द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर देखिए H/2me या रूट में होता है। ठीक ना, H/√2me, ये आपका देखिए यहीं से ये सूत्र लिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो E है ये भी एक ऊर्जा है और K भी क्या है, एक ऊर्जा ही है। तो यहाँ पर K भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो Mn का मतलब क्या है, M का मतलब होता है द्रव्यमान और N का मतलब है ये किसका है, द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। ठीक ना, N का मतलब ये न्यूट्रॉन है और ये M क्या है, द्रव्यमान किसका, न्यूट्रॉन का। कितना 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला में हम लोग लिख लेंगे ऐसे H/√2m। एम एन क्यों लिखें, क्योंकि m जो है आपका द्रव्यमान है और किसका द्रव्यमान है, किसका है, तो n का है, न्यूट्रॉन का है। तो यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर k हो गया। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा ये h का मान कितना 6.6 × 10⁻34 होता है। और यहाँ पर देखिए आपका दो तो है ही, 2 × 1.67 × 10⁻27 किसका, एन का मान है, और गुणे में 6-7 × 10⁻21 से आपका मान दिया है काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब देखिए इन सबको हल करेंगे तो आपका लैम्डा बराबर प्राप्त होगा कितना, 1.39, ये क्या किसमें, एंगस्ट्राम में प्राप्त होगा। किसमें, लैम्डा बराबर 1.39 गुणे ये एंगस्ट्राम में प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब आपका देखिए प्रश्न नंबर, ये देखिए खंड य है, खंड य में प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए।
सिद्ध कीजिए इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर का प्रति नियम पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको परिपथी नियम जो एम्पियर का है देख लें। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए रेखीय है, क्या है ये रेखीय समाकलन नहीं बोलेंगे इसको। और ये देखिए आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू आपका होता है म्यू नॉट आई इंटू एन ई टी। तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक ना, एम्पियर के परिपथी नियम का। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाना है आपको। ये फिगर देखिए है, ये देखिए ये डी एल जो ये देखिए एक चालक तार की लंबाई है और यहाँ पर ये बिंदु मुख्य बिंदु और यहाँ पर देखिए आपका ये ओ है और यहाँ पर धारा इधर जा रही आई और ये आर जो आपकी त्रिज्या है और ये बी जो चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। ये धारा तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तार के कारण किस बिंदु पर, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू में आई अपान आर, ठीक ना, आई अपान आर समीकरण नंबर 1 मानिए इसको, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मानने पर उसके बाद देखिए जब इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो बी वेक्टर बी होगा और ये क्या हो जाएगा वेक्टर डी एल हो जाएगा, ठीक ना। बराबर में रेखीय समाकलन करेंगे बी, अब ये बी डी एल ये कॉस 0 अंश, ठीक ना। जब इसको थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0 अंश, 0 अंश ये देखिए 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बी डी एल हो जाएगा। जब 0 अंश का मान cos 0 अंश का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेखीय समाकलन बी डी एल, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका ये था, समीकरण 1 रेखीय बी वेक्टर डी एल और ये रेखीय समीकरण म्यू 0/2 पाई आई आर अपान डी एल, ठीक है। दोनों को लेकर चल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये रेखीय बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल और ये हो जाएगा म्यू 0/2 पाई आई अपान आर और ये रेखीय डी एल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए पहले ये रेखीय समाकलन आगे था तो इसको हम लोग डी एल के पास ले जाएंगे क्योंकि ये सब क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट जितने होते हैं कांस्टेंट वो सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू डॉट वेक्टर डी एल बराबर में म्यू 0/2 पाई आई अपान आर और जो आपका ये है इसका मान देखिए 2 पाई आर होता है, ठीक है। रेखीय समाकलन डी एल इसका मान कितना 2 पाई आर, तो 2 पाई से देखिए 2 पाई से 2 पाई कटा, आर से आर कटा, ठीक है, ये गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पाई आर एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए ये समाकलन रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर में क्या बचा आपका म्यू नॉट और इंटू में आई बचा। तो हैंस प्रूव्ड, आपको जो प्रूव करना था ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक ना। आपको यही प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था आपको, ये देखिए एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए, लिखिए और सिद्ध भी कीजिए। इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ और भी इसमें ज्ञात करना है, व्यंजक भी ज्ञात करना है धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाना है, उसके पहले यहाँ पर कुछ लिख लेना है। माना एक लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। क्या माना एक लंबे सीधे तार में आई धारा, ये लंबा सीधा तार है और इसमें क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है तार के आर दूरी पर। ये तार है तार के आर दूरी पर, ये आर दूरी पर बिंदु पी है। यहाँ पर क्या बिंदु पी था, उधर भी था, इधर भी देखिए बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तार के परितः होकर जाने वाले आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। अब ये तार है, तार के परितः होकर जाने वाला इसका एक क्या खींचते हैं वृत्त खींचते हैं। चुंबकीय वेक्टर भी डी एल एक ही दिशा में, जो आपका वेक्टर डी है और वेक्टर बी है वेक्टर डी एल है, सब क्या है दोनों एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में। तो ये आपका वेक्टर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र ये है बी आपको निकालना है, ठीक है। बी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए परिपथ
एम्पियर के परिपथी नियम से। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम था आपका क्या आया था, आपका आया था, देखिए यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर आया था परिपथी नियम, यही आया था। ठीक है, तो आपका यही लिख लिए, रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल और इक्वल टू न्यू जीरो आई। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसका ये वेक्टर हटेगा तो यहाँ पर कॉस जीरो अंश, तो यहाँ पर बी डी एल कॉस जीरो अंश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा, और कॉस जीरो अंश का मान 1 होता है, तो ये रेखीय समाकलन बी डी एल और बी कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई हो जाएगा। ये हो गया यहाँ तक। और इसका जो आपको मैं रेखीय समाकलन डी एल का मान बताया था 2 पाई आर रख सकते हैं, तो यहाँ पर बी इंटू 2 पाई आर रखेंगे, तो यहाँ पर b इंटू 2 पाई आर बराबर में म्यू नॉट आई, और जब ये इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 2 पाई आई में आर। ठीक है, तो ये सब, ये आपका ये फार्मूला आ गया जो आपको व्यंजक प्राप्त करना था, प्राप्त हो गया। और इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रही तो वीडियो को छोटा सा एक ठीक लाइक कर दिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए वीडियो में। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला। तो अथवा वाला देखिए क्या है, आदर्श पी एन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है, अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी का परिपथी आरेख बनाकर इसकी क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। देखिए ये सेट नंबर 1 में 346 जो एफएस होता है प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है। ठीक ना, तो ये यहाँ पर मैं डिटेल में लिख देता हूँ किस में हुआ है, क्या कहाँ पर ये हम लोग किए हैं, डिटेल में हम लिख देते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को दिखा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्या पूछा है, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर देखिए अग्रदिशि में जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और देखिए उसी पर पश्चदिशिक में जो प्रतिरोध होता है इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। ठीक ना, ये आपका प्रतिरोध हो गया किसमें, पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक और पश्चदिशिक में जो प्रतिरोध होता है, अग्रदिशिक में 0 होता है, पश्चदिशिक में अनंत होता है। तो आगे चलते हैं, ये जो सेट नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका है प्रश्न नंबर 9 सेट नंबर 1 का। तो देखिए पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। यहाँ पर हो गया पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाए। तो यहाँ पर देखिए आरेख खींचकर समझाएं। यहाँ पर देखिए हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आरेख खींचे हैं, ये आरेख है, आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए मैं कैसे कैसे बनाया हूँ, इसको आप लोग को बना लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेना है इसको आप लोग। डीसी आउटपुट, और यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, बनाना। और यहाँ पर एसी है जो इनपुट करंट होती है, ये एसी है, और यहाँ पर डीसी है जो आउटपुट करंट होती है। तो ये फिगर आपको बनाना है। उसके बाद देखिए ये आपको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं, जो कहा है कार्य विधि समझाने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये कार्य विधि, जिस एसी को दृष्टिकृत करना होता है करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, द्वितीयक कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, तथा एक क्रिस्टल को एक लोड आरएल तथा द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्र अवनति होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है। दूसरे आधे चक्र में एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है तथा डायोड उत्क्रम अभिनति होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप लोग को पूरा लिख लेना है। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में क्या है। तो देखिए
परिनालिका क्या होती है? धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2000 फेरे हैं। 2000 फेरे हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है। परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? परिमाण ज्ञात करना है। अब देखिए उत्तर है परिनालिका देखिए क्या होता है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार उनके फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। ठीक ना? क्या? पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार उनके फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, आपको इस प्रकार से एक फिगर बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये देखिए, सी है, डी है, ए है, बी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। कुछ ऊपर की तरफ मुड़ी हैं, कुछ ये बीच वाली जो है सीधे है, और जो इधर है नीचे वाली ये नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको इस फिगर को बना लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा इसमें है कि किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2000 फेरे हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है। परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और इसको हल कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर है आपका n बराबर 2000 फेरे दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में? आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पर हल किए हैं। क्वेश्चन में देखिए n बराबर कितना फेरा है? 2000 फेरे। यल बराबर जो लंबाई दी है कितना है? 80 सेंटीमीटर है। जब इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं। ठीक ना? मीटर में। छोटे को जब बड़े में चेंज करेंगे तो माइनस की पावर हो जाएगा। अगर ये बड़ा है छोटे में चेंज करेंगे तो ये प्लस का पावर रहेगा। ठीक ना? यानी कि 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 10 एम्पीयर दिया है। B का मान निकालना है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फार्मूला होता है आपका μ0 × I, n I अपान में यल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए B बराबर आपका देखिए 2 पाई। यहाँ पर देखिए जो आपका μ0 है ये किसके बराबर होता है? 2 पाई। किसके बराबर होता है? 2 पाई गुणे 10 की पावर -7 के बराबर होता है। n का मान आपका 2000, I का मान 10 एम्पीयर, यल का मान 10 गुणे 80 गुणे में 10 के पावर -2 होता है। ठीक ना? μ0 का मान इतना होता है, आप लोग याद रखिएगा, 4 पाई गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए B बराबर 10। अब देखिए यहाँ तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, ये देखिए 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, और यहाँ पर देखिए 8 से इसको काटेंगे, 8 5 देखिए इसको हम लोग देखिए पहले काटेंगे किससे? तो हम लोग इसको पहले 4 से काटेंगे। ठीक ना? तो 4 दूना के 8 और 4 5 20 और 2 0 बचा, 2 0, और ये 4 से इसको काटेंगे, 2 दूना के 4 तो 2 यहाँ पर बचा। ठीक है, 2 यहाँ पर बचा, और ये जो ऊपर बचा है नीचे बचा है 10 के पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 के पावर ये +3 हो जाएगा। ठीक ना? 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये देखिए आपका जो पाई का मान होता है 3.14 होता है, गुणे 10 के पावर -7। ये देखिए जो आपका 10 के पावर 3 आया, देखिए 5 का गुणा 500 गुणा 2 में करेंगे तो 1000 होगा। तो 1000 का मतलब 10 के पावर 3, और ये 3.14 गुणे 10 के पावर -7 तो है ही, 10 के पावर 2 है। और यहाँ पर देखिए 10 के पावर 5 हो गया, 3 और 2 कितना होता है? 5, और 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर 3, और ये देखिए 3.14 है। ठीक ना? उसके बाद ये देखिए जोड़े घटाएंगे तो इसको 10 के पावर -2 बचेगा। ठीक है, और 3.14 B बराबर 3.14 गुणे 10 के पावर -2 T, यानी कि टेस्ला में ये आपका मान आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 का जो अथवा वाला है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो वीडियो आपको इसके बाद ही मिल जाएगी कल, यानी कि आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो, और आपका ये सेट नंबर 3 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय।